हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखो, एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एसेसरी पिगमेंट्स अरेंज होते हैं, राइट। तो इसी को हम ये भी बात मैंने जब आपको PS1 और PS2 फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में बताया था, तब मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि इसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। तो इस चीज को भी हम यूज करेंगे कई बार, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ये जो ऊपर वाली चीज है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को पकड़ के रखते हैं किसके लिए, क्लोरोफिल ए के लिए, रिएक्शन सेंटर के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, जब हमने कैरोटिनोइड्स के बारे में पढ़ा था, एसेसरी पिगमेंट्स में कैरोटिनोइड्स आए थे और फाइकोबिलेंस आए थे। तो कैरोटिनोइड्स की डिटेल हमने पढ़ी थी। कैरोटिनोइड्स कैसे होते हैं, लिपिड सोलुबल होते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और कौन सी बातें आपने कैरोटिनोइड्स के बारे में पढ़ी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उसमें, राइट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है बोन्स का, ये बात पढ़ी थी। फिर कैरोटिनोइड्स कितने टाइप के होते हैं, जनरली कैरोटिनोइड्स दो टाइप के पढ़े थे हमने, ठीक है। कैरोटिनोइड्स दो टाइप के पढ़े थे, कौन से, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन। ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, कैरोटीन में एग्जांपल आती है, मेन एग्जांपल बीटा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल में जो एग्जांपल आती है दैट इज ल्यूटीन। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि जो कैरोटिनोइड्स हैं ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर इनका टर्पिनोइड स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन का, 40 कार्बन का, ठीक है। तो 40 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, टेट्राटर्पीन। याद आ गया, ठीक है। 40 कार्बन के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टेट्राटर्पीन। इनके बारे में बताया था मैंने, आइसोप्रीनोइड यूनिट के बारे में बताया था। 5 कार्बन से एक आइसोप्रीनोइड यूनिट बनती है, राइट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था इसका मेन काम क्या है, पहले तो लाइट को पकड़ के क्लोरोफिल ए के पास भेजना, रिएक्शन सेंटर के पास भेजना, क्योंकि लाइट अलग अलग वेवलेंथ पे आती है, ठीक है। लाइट की क्वालिटी, विबग्योर हमने पढ़ा था कि अलग अलग वेवलेंथ पे आई थी। अब विबग्योर तो सिर्फ 400 से 700 अराउंड अराउंड लेके चल रही हूँ, इतने में स्टार्ट होता है, बट उससे आगे भी होती है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जनरली सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और मेन काम क्या है, लाइट को पकड़ना। दूसरा मेन काम क्या है इसका, लाइट को कोई भी हार्म ना पहुंचाने देना, किसको, रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर का ये बेस्ट फ्रेंड है, कुछ नहीं करने देगा उस पे कोई आंच नहीं आने देगा, उसको लाइट पकड़ के देके भी जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता करनी है। फिर एक्ट एज अ क्वेंचर, इसी को क्वेंचर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे क्वेंचर की तरह कौन एक्ट करता है, तो कौन करता है, कैरोटिनोइड्स। स्कैवेंजर की तरह भी एक्ट करता है। स्कैवेंजर का मतलब यहाँ पे क्या था, बताया था मैंने कि अगर मान लो वो डिफेंस नहीं कर पाया, तो जो भी कोई उससे इसकी फोटो ऑक्सीडेशन से मान लो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो टॉक्सिक है, फोटो प्रोडक्ट बन गया, तो उसको भी एलिमिनेट कर देगा, अपने दोस्त को हार्म नहीं पहुंचाने देगा। इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है ये, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में 3 ज़ैंथोफिल्स आ रहे थे। 3 ज़ैंथोफिल्स कौन कौन से थे, अगर आपको याद है तो फटाफट बता दीजिए। जियाजेंथिन, वायलोजेंथिन एंड एंथ्राजेंथिन। वेरी गुड, सारे याद है आपको। चलो आगे चलते हैं। अब ये सारा हमने रिपीट कर लिया। अब आज बात करेंगे फाइकोबिलेंस की। आज बात करेंगे हम फाइकोबिलेंस की। तो फाइकोबिलेंस की जब भी हम बात करते हैं, फाइकोबिलेंस क्या करते हैं, फाइकोबिलेंस का मेन काम क्या है, सेम, ठीक है, लाइट को पकड़ना, वैसा ही काम है, क्योंकि ये भी तो वन ऑफ द एसेसरी पिगमेंट है। और इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो सेम काम हो गया। डिफरेंस ये है कि ये जो फाइकोबिलेंस हैं ये वाटर सोलुबल हैं, लाइट सोलुबल नहीं है। मतलब मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। क्या है ये, वाटर सोलुबल, not found in the membrane,
क्लियर, मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाएंगे। फिर कहाँ पाए जाएंगे? मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्लस्टर्स में। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ये आ गई मेम्ब्रेन, ये हो गई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होता है, एग्रीगेट करते हैं और फॉर्म क्लस्टर। ठीक है, सो कैसे प्रेजेंट होते हैं? दे फॉर्म, दे एग्रीगेट outer side of the membrane, they aggregate outer side of the membrane and क्या करेंगे? and form clusters। क्या बनाएंगे? क्लस्टर्स बनाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। फिर ये टेट्रापायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है, चेन ऑफ टेट्रापायरोल रिंग्स। पर यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, जो पायरोल है वो ओपन रहती है, ओपन चेन ऑफ टेट्रापायरोल रिंग्स। इसका मतलब क्या है कि ये रिंग नहीं बना रहे हैं, सॉरी साइक्लिक नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन साइक्लिक। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक। ये किस साइक्लिक कौन कौन से होते हैं? साइक्लिक कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो नॉन साइक्लिक है और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अगर आपको पता हो तो वो बाइल पिगमेंट है। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू bilirubin. Bilirubin is what? Bile pigment. ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बाइल पिगमेंट, दैट इज बिलीरुबिन। उसके बाद कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? जैसे अगर हम बात करें कैरोटिनोइड्स की, ठीक है, तो कैरोटिनोइड्स मैंने बताया था आपको सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्शन अगर कोई लैब में कोई म्यूटेंट बना रहा है उसके अलावा। ठीक है, तो ये जो फाइकोबिलिन्स की अगर मैं बात करूं तो फाइकोबिलिन्स कहाँ पाए जाते हैं? फाइकोबिलिन्स अबंडेंटली पाए जाते हैं रेड एल्गी में, abundantly found in red algae and cyanobacteria, blue green algae। किसमें पाए जाते हैं? abundantly red algae and ये आपको याद रखना है, एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है कि ये प्रोटीन के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड टू द प्रोटीन। ठीक है, सॉरी, कोवलेंटली बाइंड करेंगे, बाइंड टू द प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? वाटर सोलुबल के साथ ही बाइंड करेंगे, क्योंकि ये खुद वाटर सोलुबल है। इजीली किसके साथ बाइंड करेंगे? फिर वाटर सोलुबल के साथ ही बाइंड करेंगे। तो कोवलेंटली बाइंड टू वाटर सोलुबल प्रोटीन। ठीक है, वाटर सोलुबल प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे एंड किससे? एंड फॉर्म, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एंड फॉर्म थायोईथर बॉन्ड। थायोईथर बॉन्ड। अब ये थायोईथर बॉन्ड क्या है? ठीक है, थायोईथर, ईथर और थायो का मतलब सल्फर बॉन्ड होता है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको थायोईथर बॉन्ड ही याद रखना है। तो इसी पे आपको उलझा सकते हैं एग्जामिनर। थायोईथर की जगह क्या लिख देंगे? थायोएस्टर लिख देंगे। ठीक है, तो थायोईथर बॉन्ड के साथ कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं। फिर अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे बना क्या रहे हैं ये? फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो है, वाटर सोलुबल प्रोटीन्स,
एक सेकेंड, पहले फाइकोबिलिन्स लिखो। फाइकोबिलिन्स किसके साथ कोवलेंटली बॉन्ड करेंगे, बाइंड करेंगे? वाटर सोलुबल प्रोटीन के साथ, वाटर सोलुबल प्रोटीन के साथ, ठीक है। और कैसा बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे? ये जो बॉन्ड है ये है थायोईथर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे? थायोईथर बॉन्ड, ठीक है। थायोईथर बॉन्ड और प्रोडक्ट क्या है? थायोईथर बॉन्ड के बाद यहाँ पे जो इन दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? फाइकोबिली प्रोटीन या फाइकोबिलिजोम्स, फाइकोबिलिजोम्स या फाइकोबिली प्रोटीन्स। ये बात सही है, ठीक है। दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है फाइकोबिलिजोम्स या फाइकोबिली प्रोटीन। डन, इतनी बातें क्लियर। अब फाइकोबिलिन्स दो टाइप के हैं, यहाँ पे फाइकोबिलिन्स दो टाइप के हैं, उनको भी लिख लेते हैं। वन इज फाइकोसियानिन, अदर वन इज फाइकोरिथ्रिन, अदर वन इज फाइकोरिथ्रिन। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं, कौन सी एल्गी में पाए जाते हैं, ये आपको जानना है और बताना है, ठीक है। फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसैनिन। डन हो गया। मतलब फाइकोसैनिन और फाइकोरिथ्रिन ऐसे फाइकोबिलिन्स हैं जो प्रोटीन्स के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, थायोईथर बॉन्ड, और फिर ये बनते हैं फाइकोबिली प्रोटीन। इतनी बात क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे इनका मेन फंक्शन क्या आता है? सबका ही मेन फंक्शन हमेशा सेम रहता है। मेन फंक्शन इज, स्टार मार्क कर लो, मेन फंक्शन इज टू, मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे? मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर the light energy at, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करना है टू एट डिफरेंट वेवलेंथ, वो तो बात हो गई। टू किसको करेंगे ट्रांसफर? रिएक्शन सेंटर। अगेन रिएक्शन सेंटर क्या है यहाँ पे आपको फिर से पता होना चाहिए। रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए, ये बात तो रट गई है सबको। रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए। डन। चलो फिर यहाँ पे फाइकोबिलिन्स हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम आएंगे, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा की। थोड़ा थोड़ा आपको बताया था तो याद कर लो। पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसने दिया था? चलो लिखा हुआ है देखो आपके लिए स्पेशल। अरे यार चलो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पहला किसने दिया था? फोर किसके लिए दिया था? ये बात याद करके बताओ। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन किसके लिए दिया था? फॉर क्लोरोफिल बी। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ठीक है दिया था, पर होता क्या है? ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्या? ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट, पिगमेंट समझ के, लाइट बाय अ पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट हो सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट, क्लोरोफिल ए भी पिगमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि लाइट तो वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, पिगमेंट वो केमिकल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? ये आपको पता है, मुझे पता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ expressed on a graph, expressed on a graph, ठीक है, ग्राफ पे एक्सप्रेस्ड हो उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
अब पिगमेंट देख लेते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया पिगमेंट एंड एब्जॉर्प्शन कितने पे है, तो जल्दी जल्दी अंदाजा लगाइए क्लोरोफिल ए कितने पे है। क्लोरोफिल ए 430 नैनोमीटर टू 660 नैनोमीटर, 430 नैनोमीटर 660 नैनोमीटर। फिर आ जाता है क्लोरोफिल बी 436 नैनोमीटर, सॉरी या 463 नैनोमीटर, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है तो चलते जाओ। 634 कर लो, नहीं 643 आएगा चलिए 643 नैनोमीटर, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, आप देख सकते हो। क्लोरोफिल बी आ गया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए 360 नैनोमीटर टू 760 या 730 नैनोमीटर, ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी अलग अलग नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो वाइड रेंज देख लो बैक्टीरिया की ही है, इसीलिए बैक्टीरिया इतने कामयाब हैं। डन, फोटोसिंथेसिस की वाइड रेंज बैक्टीरिया की। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये मेजर कैसे कर सकते हैं, बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर याद रहेगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। चलो याद तो करना ही पड़ेगा। डन, चलते हैं आगे। अब एक ग्राफ बना लें इनका, ठीक है, कैसे कैसे ऑब्जॉर्व हो रही है वेवलेंथ। अब एक बात यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो क्लोरोफिल है वो ब्लू एंड रेड रीजन में ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। क्लोरोफिल ये आपको पता ही है, इसमें बताना क्या है, ठीक है। क्लोरोफिल absorbs light at blue and red region, ठीक है, ब्लू एंड रेड रीजन में, ठीक है। उसके बाद कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स कहां पे एब्जॉर्व करते हैं, मेन बात आ गई अब। तो कैरोटिनोइड्स एब्जॉर्व करते हैं ब्लू एंड ग्रीन रीजन पे, ठीक है। तो इनका ग्राफ भी डिफरेंट बनेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, ठीक है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं फिर। ग्राफ का मतलब समझ आ गया, ग्राफ से क्या पता चलेगा किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो TW एंजलमैन को कैसे पता चला था, उन्होंने कैसे बनाया था, उन्होंने पानी में क्या चेक किए थे, एरोटेक्टिक बैक्टीरिया। तो एरोटेक्टिक बैक्टीरिया से कैसे पता चला था O2 कितनी बनी थी, उससे पता चला था, ठीक है। तो O2 कितनी बनी थी, तो यहां पे हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में लिखेंगे O2, ठीक है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कितनी एब्जॉर्ब हो रही है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता चलता है, और यहाँ पे आएगी वेवलेंथ एट डिफरेंट वेवलेंथ,
डन। चलिए फिर 200 से स्टार्ट कर देते हैं। 200, 250, 300, 350, 400, आगे कर सकते हो यार, ये तो आपको आती है। 50-50 का गैप ले रही हूँ, ठीक है। 600, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको आती है। अरे अरे चलो, अब यहाँ पे आती है 650 नैनोमीटर। 700, 750, 800, ठीक है, डन। बना ले। अब अपनी अपनी नोटबुक्स में देखो, पहले तो क्लोरोफिल ए के बारे में देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल ए कितने में ऑब्जर्व कर रहा था, देखो बड़ा आसान है। क्लोरोफिल ए 430 से 660 तक, ठीक है। 430 से 660 तक, और कहां पे ज्यादा कर रहा है, कहां पे कम कर रहा है। 430 से 660 तक, ठीक है, इस तरह से। ये किसका एक्शन स्पेक्टर आ गया, क्लोरोफिल ए का, ब्लू एंड रेड रीजन पे। फिर आ गया क्लोरोफिल बी, ले आते हैं फिर, ठीक है। क्लोरोफिल बी थोड़ा सा आगे करता है। क्लोरोफिल बी थोड़ा सा आगे, देखो 463 पे, 643 पे का पहले हो जाएगा और आगे। तो क्लोरोफिल बी, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी इसमें, ठीक है। ये आ गया क्लोरोफिल बी, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ, डन। ये आ गया क्लोरोफिल बी। फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल देख लेते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का ही बनाएंगे, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए कितने पे ऑब्जर्व कर रहा था, पहले तो ये देखें 300 से स्टार्ट हो गया था, 700 तक गया था, बड़ा तेज है ये। 300 से स्टार्ट हो गया है और कहां तक गया है, 700 तक गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का, ठीक है। ऐसा कुछ बनता है, बाकी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई कैसे करोगे, मॉडिफाई कुछ इस तरह से करोगे, मतलब ग्राफ को आगे पीछे कर लो, जो मैंने पर्क्स बनाए हैं उनको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, डन। चलो आगे चलते हैं। अब एक्शन स्पेक्ट्रा की बात कर ले। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कितने वेवलेंथ पे कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। चलिए एक्शन स्पेक्ट्रा। अब एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एक्शन मूवी देखते हो, एक्शन मूवी पसंद है। एक्शन क्या हुआ, एब्जॉर्व तो कर ली, ठीक है, मान लिया, बट एक्शन क्या है अब इसका। तो आ जाओ एक्शन पे। एक्शन है कितनी O2, एक्शन तो वही है, काम कितना किया, एब्जॉर्व तो कर ली। तो एक्शन पे आ जाएगी O2 प्रोडक्शन, O2 प्रोडक्शन, O2 प्रोडक्शन, O2 प्रोडक्शन आ गई। और यहाँ पे कितनी O2 प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ पे O2 प्रोड्यूस हुई। तो मेनली इस पे हम लेके चलते हैं, ठीक है। मेनली हम एक्शन स्पेक्ट्रा की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसमें एक ही पीक बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से एक्शन स्पेक्ट्रा। तो 400 जितने पे सबसे ज्यादा, वही बात है, जितने पे सबसे ज्यादा है, ये कुछ 600, 680 कुछ ऐसे रख लो आगे पीछे, ठीक है। जहां पे सबसे ज्यादा है O2, सॉरी वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो रही है, वहीं पे सबसे ज्यादा पीक आएगी। तो ब्लू एंड रेड रीजन पे ये पीक आती है जनरली, कहाँ आती है, ब्लू एंड रेड रीजन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ, ये एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है एक बार देखो, वेवलेंथ at which
द पिगमेंट परफॉर्म्स फोटोकेमिकल रिएक्शन। हो क्या रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन में? क्या हो रहा है? एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वही तो काम है पिगमेंट का, ठीक है। तो वही तो एक्शन स्पेक्ट्रा है, कितना काम हो रहा है, कितना पिगमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज आती है, कई बार क्या होता है, ठीक है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो इंटेंस, कई बार क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 408 नैनोमीटर पे इंटेंस फोटोसिंथेसिस दिखाता है, ठीक है। 408 नैनोमीटर पे बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस दिखा देता है, तो इसको बोलते हैं सोरेट पीक। 408 पे इंटेंस फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं फिर? सोरेट पीक बोल देते हैं। तो ये कंसेप्ट एक बार याद रखना आप, छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। अगर 408 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये काम होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक मॉडरेट सी, ठीक है, एक मॉडरेट सा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मॉडरेट सा सनलाइट है, बताया था ना पिछली बार हमने ग्राफ देखा था जिसमें मॉडरेट सी सनलाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो बस काइंड ऑफ ये वही वेव लाइट है 408 नैनोमीटर वाली, ठीक है, मॉडरेट सनलाइट है। अब इस पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस वेवलेंथ पे, तो इसी को सोरेट पीक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वायलेट ब्लू रीजन, वायलेट ब्लू रीजन बोल देते हैं, ठीक है। तो वायलेट समटाइम्स, अब लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा, समटाइम्स क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स, सॉरी, समटाइम्स क्लोरोफिल क्या करता है, इंटेंस पीक बताता है, इंटेंस वायलेट ब्लू रीजन दिखाता है, इंटेंस पीक बनाता है, ठीक है। समटाइम्स क्लोरोफिल शो इंटेंस ब्लू वायलेट रीजन एंड अंडरगो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सोरेट पीक, इसको क्या बोल देते हैं, सोरेट पीक, ठीक है। ब्लू एंड वायलेट ब्लू रीजन पे कुछ ऐसा होता है। चलो डन, सोरेट पीक डन हो गई। उसके बाद सोरेट बैंड बोल देते हैं, सोरेट पीक बोल देते हैं, जो आपका मन करे आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब पहले तो आपको एक नई चीज बताती हूँ, यहाँ पे सोरेट पीक हो गया, सोरेट पीक में क्या बताया वैसे मैंने, समझ आ गया ना, ठीक है, कि सबसे ज्यादा ब्लू और वायलेट रीजन पे, मतलब वायलेट से जब ब्लू रीजन में शिफ्ट कर रहा होता है तो वहां पे पीक आती है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे रेड पे शिफ्ट करता है, जैसे जैसे अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट आती रहती है, क्लियर। अब एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, इसको होट्स में लिख लेना, कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो पूरे अभी तक की सबसे छोटी रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शंस कवर हुई हैं, ठीक है, मतलब लिविंग में, वो सबसे छोटी रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन समझ गए ना, लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन नोन, ठीक है। जितनी भी रिएक्शंस हैं, स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन अमंग ऑल रिएक्शंस, ठीक है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती है ये, तो ये बात एक याद रखना आप। उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे अभी, मतलब इसके बाद, तो इसमें आता है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्या है, अरे ठीक है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है,
जो फोटोसिंथेसिस है वो दो रिएक्शंस में बंटी होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन टू स्टेजेस, ठीक है, दो स्टेजेस में चलती है, दो स्टेजेस में चलती है। दो स्टेजेस कौन सी हैं? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे इनके और भी बहुत सारे नाम हैं जो जानने बहुत जरूरी है। और लाइट रिएक्शन का नाम लाइट क्यों है? क्योंकि ये जब लाइट आती है तभी हो पाती है, बिना लाइट के इसका कोई वजूद नहीं है। फिर क्या डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है? नहीं, डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती है, बट डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती। और जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट होती है तो इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, बिल्कुल। तो डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि लाइट पे तो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है ये एक मिसनोमर है, जो नाम रखा है ना, एक ऐसे ही रख दिया है बस, ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद और क्या बोलते हैं इसको? फोटोकेमिकल रिएक्शन भी तो हो रही है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे डार्क रिएक्शन को या लाइट रिएक्शन को एक और नाम से बुलाते हैं, जैसे लाइट रिएक्शन को बुलाते हैं हिल्स रिएक्शन, अभी पता चलेगा हिल्स रिएक्शन क्यों बुलाते हैं इसको। और डार्क रिएक्शन को क्या बुलाते हैं? डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन बुलाते हैं। और ब्लैकमैन रिएक्शन इसलिए, ब्लैकमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्क रिएक्शन के बारे में पहली बार बताया था, साइंटिस्ट हैं, ब्लैकमैन साइंटिस्ट हैं। 1905 में इन्होंने डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डार्क रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है, क्योंकि इसमें ही सिंथेसिस होती है। अब कैसे होती है, क्या होती है, ये देखते हैं एक बार, आ जाओ। देखो, अगर ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, मानो ये क्या है, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड बोल दिया। अगर ये थाइलेकोइड है, अगर ये थाइलेकोइड है तो बाहर क्या है, बाहर क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। अब थाइलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, PS2 प्रेजेंट है। PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है, PS2 से ये आती है PS1 में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और यहीं पे क्या हो रहा है, लाइट पड़ेगी इस पे, लाइट पड़ रही है PS1 पे भी और PS2 पे भी, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। और क्या हो रहा है, अब इसी जगह पे, यहीं पे थाइलेकोइड से ही क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूट रहा है और O2 रिलीज हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, ATP बन रहा है, ATP बन रहा है, अभी इसकी डिटेल करेंगे। ATP बन रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP से। और तीसरा क्या हो रहा है, NADP पॉजिटिव बन रहा है, NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बट स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इनको, चाहे वो NADPH हो, चाहे वो ATP हो, इनको स्ट्रोमा में यूज किया जा रहा है, किसमें, C3 साइकिल में। स्ट्रोमा ये सारा है, स्ट्रोमा बाहर वाला सारा है, सिर्फ इसी को नहीं समझना, ठीक है। तो स्ट्रोमा के अंदर C3 साइकिल। अब C3 साइकिल क्या है, अरे डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। इतने सारे नाम हो गए यार हर रिएक्शन के, बट इजी है ना, लाइट डिपेंडेंट, फोटोकेमिकल, हिल्स रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन भी पता चल जाएगा अभी क्यों है। और डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि जो शुगर है वो इसमें बनती है,
ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं। अब ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सबको छोटा करते हैं, ओवरऑल देखते हैं क्या क्या हो रहा है दोनों रिएक्शंस में। इसको इधर कर दें और छोटा कर दें, चलिए और छोटा कर दिया इसको, ठीक है। अब ओवरऑल देखते हैं क्या हो रहा है। ये अगर थाइलेकोइड है तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ब्लैक आ गया, मैंने नहीं किया, गलती से आ गया, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसी के अंदर क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, अब लाइट रिएक्शन जब यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे साथ में कुछ और भी हो रहा है। यहाँ पे क्या आया, वाटर आया, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, क्या बन रही है, O2 बन रही है, ठीक है, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, कौन से, एटीपी, और एटीपी किससे बन रहे हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन से और क्या रिलीज हो रहा है, NADPH, और क्या रिलीज हो रहा है, NADPH, ठीक है। और ये भी कहाँ यूज हो रहा है, वापिस अभी बताते हैं यूज कहाँ हो रहा है। और यहाँ पे ये वापिस बन के आ रहा है NADP पॉजिटिव। और ये सारा कहाँ हो रहा है, यूज C3 साइकिल में, ठीक है, C3 साइकिल में। और ये कहाँ, C3 साइकिल कहाँ चल रही है, स्ट्रोमा में। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ चल रही है, थाइलेकोइड में। अब यहाँ पे एक और चीज हो रही है, CO2 की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, CO2 आई, और यहाँ पे क्या बन रहा है, शुगर बन रही है। क्या बन रही है, शुगर बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनी, शुगर बन गई। ओवरऑल क्लियर हो गया क्या चला। चलिए अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में। तो यहां पे लाइट रिएक्शन क्या कर रही है, पहला तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हो तो वही रहा है, एटवी बन रहा है, NADPH बन रहा है। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले ये हो कहां रही है, पहले ये याद रखोगे, अकर्स इन थाइलेकोइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कहां होती है, लोकेशन क्या है लाइट रिएक्शन की, अकर्स इन थाइलेकोइड एंड ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम भी बोल सकते हैं ना, ग्रेनम के अंदर ही तो थाइलेकोइड है। ये डार्क रिएक्शन कहां हो रही है, अकर्स इन स्ट्रोमा। याद कैसे रखोगे, आर डार्क स्ट्रोमा, थाइलेकोइड लाइट रिएक्शन, ठीक है। उसमें L है, उसमें R है, डन। अब प्रोडक्ट क्या है लाइट रिएक्शन के, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, ATP एंड NADPH, ठीक है। अब ATP बन कैसे रहा है, ATP बनता है, ATP इज फॉर्म्ड, हमें पता है ATP किससे बनता है, बाय ATP बनता है ADP से। तो ADP में अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, ठीक है। तो ATP इज फॉर्म्ड बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, डन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोर्थ पॉइंट, इतना क्लियर हो गया, ATP एंड NADPH। अब ये ATP एंड NADPH कहां जा रहे हैं, ATP एंड NADPH आर यूज्ड बाय C3 साइकिल, या डार्क रिएक्शन लिख देते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यूज करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
क्या बनने के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। पर हमने तो सुना था शुगर बन रही थी C3 साइकिल के बाद। तो अगर शुगर बन रही थी C3 साइकिल के बाद, तो शुगर यही ग्लूकोज को बनाता है, यही पहला प्रोडक्ट है जिससे ग्लूकोज बनेगा। क्लियर इतनी बातें? अब यहाँ पे क्या बनेगा? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे और क्या हो रहा है? O2 भी तो रिलीज हो रही है, O2 भी तो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एक और चीज लिख रही हूं, फॉर्मेशन ऑफ O2 also occurs after splitting of water, क्योंकि पानी टूट रहा है इसलिए O2 बन रहा है। आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूटेगा तभी O2 रिलीज हो पाएगी। डन, इतनी बातें हो गई। अब डार्क रिएक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये पहले तो कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या हो रहा है? CO2, ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 अकर्स, सॉरी CO2 की क्या होती है? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2 अकर्स, ठीक है। एक सेकेंड, मैं ना जरा कंफ्यूज हो गई हूं। रिडक्शन होती है यार, ऑक्सीडेशन बोल दिया पहले भी, तो रिडक्शन ही करना, सॉरी। रिडक्शन ओवरऑल रिडक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए क्योंकि CO2 कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। देन रिडक्शन ऑफ CO2 अकर्स, शुगर इज फॉर्म्ड, क्या बनता है? शुगर इज फॉर्म्ड एंड यूटिलाइज क्या हो रहा है? ATP and NADPH of light reaction are utilized, are used to form वही glyceraldehyde 3-phosphate, ठीक है। क्या बनने के लिए? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। डन। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ओवरऑल प्रोसेस क्या चलती है प्लांट में। लाइट, अरे लाइट आई, लाइट आ गई, ठीक है। प्लांट में ही है ये सारा कुछ, प्लांट में ही है, तो प्लांट में चल रहा है। लाइट आई और क्या बना? ATP एंड NADPH बना, ठीक है। ATP एंड NADPH बना और ये यूज किया गया प्लांट के द्वारा ही टू फॉर्म शुगर, ठीक है। शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। तो ग्लूकोज में CC बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब CC बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो इससे क्या निकलती है? एनर्जी, एनर्जी जो प्लांट को वैसे भी चाहिए। और क्या निकलेगी? CO2, और क्या निकलेगी? CO2, और CO2 वापस प्लांट्स यूज कर लेंगे, ठीक है, यूज बाय प्लांट्स, एंड फिर ये वापस प्रोसेस चल पड़ेगा, ठीक है। फिर से एनर्जी आएगी, फिर CO2 यूज होगी और ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आपको नहीं लगता प्लांट सेल्फ सफिशिएंट है? क्योंकि हम जो प्लांट का फूड यूज करते हैं वो प्लांट खुद भी तो खा सकता है, खुद भी खाता है। तो इसीलिए आपने सुना है कि प्लांट, किसी भी प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। याद आया कुछ? रात को क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही होती है, तो रात को क्या हो रहा होता है? CO2 रिलीज हो रही होती है मैक्सिमम प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स को छोड़ के, ठीक है। अब मैक्सिमम प्लांट्स में क्या हो रहा है? शुगर फूड का यूज हो रहा होता है और CO2 रिलीज हो रही होती है और एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो ये वाली रिएक्शन की जाती है। बट प्लांट्स में ना
एनर्जी कम यूज होती है कंपैरेटिवली एनिमल से, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह रहते हैं, ज्यादा उनकी नीड एनर्जी की नीड नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे कोई बूढ़ा बंदा है, ठीक है, एज्ड पर्सन है या कोई बच्चा है, तो बच्चा इधर उधर भागता रहता है तो उसको एनर्जी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बट जो एज्ड पर्सन है वो खाना भी कम खाते हैं और एक जगह बैठे रहते हैं सारा दिन, क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है और इतना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, ठीक है, बट प्लांट्स का ठीक ठाक होता है। पर ये सारी प्रोसेस इस तरह से चलती है, ठीक है। तो प्लांट सेल्फ सफिशिएंट है, इतनी बात होगी। अब बस हम इसी प्रोसेस को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे बहुत इजी लग रही है, पर लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं हम। लाइट रिएक्शन के आगे दो पार्ट्स हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में क्या चल रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहां से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तभी एटीपी एनएडीपीएच जो भी बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो यही हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन आगे दो पार्ट्स में है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें हम आगे पूरी डिटेल करेंगे, वो डिटेल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार देख लो क्या क्या पढ़ा था हमने आज, कहां से स्टार्ट किया था, वैसे ज्यादा पढ़ा नहीं, आई थिंक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से स्टार्ट किया था, किस किस वेवलेंथ पे कौन से पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ है, तो उसी पे हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया था, वो ग्राफ बनाया था जिसपे हमें उन वेवलेंथ का पता चलता है। तो एक स्पेशल डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, जिससे हम वो ग्राफ, वो स्पेक्ट्रा बना सकते हैं। और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा, सॉरी, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसने बनाया था, कौन से पिगमेंट पे बनाया था, क्लोरोफिल बी, ठीक है। चलिए अब हो क्या रहा है, कैरोटीनॉइड्स किस रीजन पे एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू एंड ग्रीन रीजन पे। तो अगर मैं कैरोटीनॉइड बनाऊं तो विबग्योर बनाऊं तो बना लोगे, VIBGYOR कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ब्लू और ग्रीन रीजन में मतलब 500 और 50 के बीच में कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स का भी ग्राफ बन सकता है इजीली, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। एक सेकेंड, इस तरह से कैरोटीनॉइड्स, ये जो है ये कैरोटीनॉइड्स का है, ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स का है, ठीक है। इजीली आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना सकते हैं इसकी हेल्प से, अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया है। फिर एक्शन स्पेक्ट्रा, जितना जितना काम हो रहा है उस पे, तो काम मेनली उतना ही होता है जिस हिसाब से वो एब्जॉर्ब करते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। O2 कितनी रिलीज हो रही है। फिर आती है सोरेट पीक। सोरेट पीक में हमने देखा कि कई बार क्या होता है, क्लोरोफिल 400 कुछ 8 नैनोमीटर पे एक हाईली एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को और हाईली काम करता है, तो उसी को बोलते हैं सोरेट पीक, जब उसकी पीक आ जाती है, ठीक है। तो ये सोरेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा पढ़ा था इनके बारे में, तो इसीलिए नाम उन्होंने अपना दे दिया और इसका नाम बन गया सोरेट पीक। डन। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड, ये हमने डिटेल में पढ़ा है तो रिवाइज नहीं करेंगे इसको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और लाइट रिएक्शन को ब्रेक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या हो रहा है।